नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमने पोस्ट मुग़ल एम्परर कंप्लीट किया था। आज का हमारा टॉपिक है बंगाल। इससे पहले हम कंप्लीट आज तक जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि पोर्चुगीज़ जो है सबसे पहले भारत आते हैं 1498 के अंदर, जिसके बाद डच, इंग्लिश, डैनिश, फ्रेंच और स्वीडिश आते हैं। जिनका ईयर होता है, डच आते हैं 1602 में, इंग्लिश आते हैं 1608 में, डैनिश आते हैं 1616 में, फ्रेंच आते हैं 1664 में और स्वीडिश आते हैं 1731 में। पोर्चुगीज़ याद रखेंगे 1498 मेन और स्वीडिश लास्ट आते हैं 1731। बात करते हैं पुर्तगालियों के भारत आगमन की, तो वास्को डी गामा सबसे पहले आते हैं। कहाँ आते हैं? कालीकट के तट पर। जामोरिन द्वारा इनका स्वागत किया जाता है, जिसे सामुद्री भी बोलते हैं। समुद्र के राजा यानी सामुद्री। इसके बाद में बार्थोलोमे डियाज नाम के व्यक्ति हैं जिसने केप ऑफ गुड होप डिस्कवर किया था। बात करते हैं इब्न मजीद की। ये ओमान से हैं और ये वास्को डी गामा को भारत का रास्ता दिखाते हैं। अब्दुल मलिक जो है ये वास्को डी गामा के ट्रांसलेटर होते हैं। वास्को डी गामा 1502 के अंदर भारत दूसरी बार आते हैं। और पेड्रो अल्वारेस कैब्राल ये वो व्यक्ति हैं, दूसरे पुर्तगाली हैं जो भारत आते हैं। बात करते हैं 1503 में कोचिन के अंदर जो पुर्तगाली हैं अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं और वहीं अपनी कैपिटल बनाते हैं। बंगाल के दो गवर्नर की बात करते हैं। पहले है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो बंगाल के पहले गवर्नर इंडिया में अपॉइंट होते हैं 1505 के अंदर। दूसरे अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो पुर्तगालियों के दूसरे गवर्नर होते हैं, 1509 के अंदर आते हैं और इन्हें ही बंगाल का रियल गवर्नर माना जाता है, पुर्तगालियों का रियल गवर्नर माना जाता है। बात करते हैं अल्बुकर्क के कार्यों की, तो सबसे पहले इन्होंने गोवा जीता था बीजापुर के सुल्तान से, और दूसरा इन्होंने भटकल का किला बनाया था कलकत्ता के अंदर। ये दोनों ही काम उन्हें कृष्णदेव राय की मदद से किए थे। नीनो डी कुना नाम के जो व्यक्ति, उन्होंने कोचीन से गोवा जो है इनकी कैपिटल शिफ्ट कर दी थी 1530 के अंदर। और इंडियन आर्मी द्वारा 1961 के अंदर ऑपरेशन विजय चलाकर पुर्तगालियों को गोवा खाली करवाया था। बात करते हैं पुर्तगालियों की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी विशेषता की, तो सबसे पहले ब्लू वाटर पॉलिसी आती है जिसमें वो खुद को समुद्र का राजा बताते हैं। बात करते हैं कार्ड सिस्टम की। कार्ड सिस्टम में ये होता है कि अगर समुद्र से रिलेटेड कोई भी गतिविधि करनी है किसी और देश को, तो उनसे पुर्तगालियों से परमिशन लेनी पड़ती थी। बात करते हैं इनकी तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स, आर्माडा काफिला व्यवस्था की, जिसके अंदर अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर कोई समुद्री गतिविधि होती थी तो उन्हें ये आर्माडा काफिला जो है पुर्तगाली अपना प्रोटेक्शन देते थे, यानी उन्हें आर्म फोर्स के साथ एक अच्छा खासा प्रोटेक्शन के साथ यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करवाते थे। बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की, तो 1556 के अंदर पुर्तगाली गोवा में अपनी पहली प्रिंटिंग प्रेस स्टैब्लिश करते हैं। ये तंबाकू और मक्का की खेती भी भारत में चालू करते हैं, जिसे बाद में जहांगीर जो है बैन करवा देते हैं। ये भारत में लाल मिर्च, आलू और अनानास को भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जो पुर्तगालियों के आर्किटेक्चर स्टाइल है उसका नाम है गॉथिक स्टाइल। गॉथिक स्टाइल में लंबे लंबे रूफ्स होते हैं, हाई रूफ्स होते हैं, पॉइंटेड होते हैं वो सारे, इनमें राउंड पिलर्स होते हैं और बहुत ही फाइन या अलंकारी जो होती है इनकी बहुत ही अच्छी होती है, फाइन ऑर्नामेंटेशन। बात करते हैं पुर्तगालियों के भारत छोड़ने की, तो सबसे पहले तो अरब द्वारा अपोज किया जाना, दूसरा उनका इंडियंस का कन्वर्ट करना और तीसरा ब्राज़ील के अंदर गोल्ड माइन का मिलना। इसके बाद हमने पढ़ा था डच 1602 में भारत आते हैं। कार्नेलियन डी हाउटमान पहले डच हैं जो भारत आए थे। बात करते हैं इन्होंने पहली फैक्ट्री जो है अपनी मसूलीपट्टनम में इस्टेब्लिश की थी। 1602 के अंदर ही ये अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भी इस्टेब्लिश करते हैं। दूसरी फैक्ट्री और चिंसोरा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि चिंसोरा नाम की जो फैक्ट्री, चिंसोरा में जो फैक्ट्री है वो सिर्फ डच लोग ही इस्टेब्लिश करते हैं। इनके जो बैटल हुए थे, 2 बैटल, उनमें पहला तो है कोलाचल का बैटल जो 1741 में हुआ था। ये त्रावणकोर के खिलाफ होता है। इसके अंदर 2 खास बात है। एक तो ये बैटल ऑफ कोलाचल जो ओशन में होता है, दूसरा ऐसा पहली बार होता है जब कोई एशियन नेवी से कोई यूरोपियन नेवी हारती है। दूसरा बैटल जो डच लड़ते हैं वो है बैटल ऑफ बेदरा या बेदारा या चिंसोरा। ये 1759 के अंदर होता है, जिसमें ब्रिटिश जीतते हैं और डच हारते हैं। इसी के बाद डच भारत छोड़कर इंडोनेशिया चले जाते हैं। डच भारत के अंदर जो ट्रेड करते थे वो है मसालों का ट्रेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिशर्स ऑफिशियली 1608 में आते हैं, लेकिन उससे पहले 1599 के अंदर जॉन मिडेंटॉल नाम के व्यक्ति जो है भारत आते हैं। इनकी मृत्यु अजमेर में होती है और इन्हें आगरा में दफना दिया जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं
तो ये 31 दिसंबर 1600 में इस्टेब्लिश होती है। इस कंपनी का रियल नेम जो होता है वो होता है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़। ठीक है, इसके कुछ अन्य नाम भी होते हैं। एक होता है मर्चेंट एडवेंचर, एक होता है जॉन कंपनी, एक होते है बहादुर या ब्रेव कंपनी। ये कंपनी पहले से डेवलप्ड होती है, पहले से एक शेयर होल्डर कंपनी होती है। 217 इसके शेयर होल्डर भारत में आने से पहले होते हैं। ये कंपनी इनिशियली तो 15 साल के लिए आती है, पर हर 20 साल के बाद इनका जो टेन्योर है बढ़ता जाता है। जब क्राउन इस कंपनी को पावरफुल मानता है और मोनोपोली ख़त्म करता है तो 18 से 13 के चार्टर के अंदर इनकी कंप्लीट मोनोपोली कंप्लीट करती है, पर चाय की जो मोनोपोली होती है वो इनकी 1833 के चार्टर में ख़त्म की जाती है। आगे हम देखेंगे तो कैप्टन हॉकिंस जो है वो ऑफिशियली ब्रिटिश की एंट्री होती है भारत के अंदर। कैप्टन हॉकिंस कौन होते हैं? जेम्स के जो होते हैं किंग जेम्स के वो एम्बेसडर होते हैं। ये भारत विजिट 1608 में करते हैं और हेक्टर नामो शिप में बैठ के आते हैं। ये आगरा जाते हैं जहांगीर से मिलने, और ये फारसी लैंग्वेज भी जानते हैं। जहांगीर इन्हें 400 मनसब भी देता है, परंतु इन्हें ट्रेड व्यापार के अंदर जहांगीर द्वारा इन्हें ट्रेड व्यापार में छूट नहीं दी जाती है। इन्हीं के जो अगले एम्बेसडर आते हैं उनका नाम है थॉमस रो। ये जहांगीर से मिलने से पहले उनके बेटे शाहजहाँ या खुर्रम से मिल लेते हैं, जो गवर्नर ऑफ गुजरात अपॉइंटेड होते हैं, और उन्हीं की सिफारिश के बाद इन्हें एक ही बार में ब्रिटिशर्स के लिए ट्रेड रिबेट्स मिल जाते हैं। परंतु इन्हें इसी रिबेट्स के आधार पर 3 साल के लिए जो है जहांगीर के पास रुकना पड़ता है। बात करते हैं ब्रिटिशर्स की पहली फैक्ट्री। तो टेम्पररी फैक्ट्री जो ऑफिशियल नहीं थी, लाइसेंस नहीं मिला था, वो तो मसूलीपट्टनम में बनी थी 1611 में। परंतु लाइसेंस या परमानेंट सेटल वाली अगर ब्रिटिशर्स की पहली फैक्ट्री की बात करें तो वो बनी थी सूरत में 1613 के अंदर। इसके बाद बात करते हैं ब्रिटिशर्स जो हैं चेन्नई जीतते हैं चंद्रगिरी के राजा से। चेन्नई के जो फाउंडर है उनका नाम है फ्रांसिस डे। जो 1638 में चेन्नई को इस्टेब्लिश करते हैं। बात करते हैं मुंबई की। तो जो चार्ल्स द्वितीय हैं ब्रिटिशर्स, वो पोर्चुगीज रानी कैथरीन से शादी करते हैं, तो दहेज में उन्हें मुंबई दिया जाता है पोर्चुगीज़ द्वारा। मुंबई के फाउंडर का नाम गेराल्ड ऑंगियर है और ये 1668 के अंदर मुंबई को फाउंड करते हैं। बात करते हैं बंगाल की। तो ये 3 जो विलेजेस हैं उन्हें साथ में खरीदते हैं ब्रिटिशर्स। एक का नाम होता है सुल्तानात, एक है गोविंदपुर और तीसरा है कलकत्ता। यहीं पर ब्रिटिश अपनी फैक्ट्री भी इस्टेब्लिश करते हैं और यहीं पर फोर्ट विलियम्स भी बनाया जाता है। जो कलकत्ता के फाउंडर हैं उनका नाम है जॉब चार्नोक। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं कि चेन्नई, मुंबई और कलकत्ता, इनके फाउंडिंग ईयर है 1638, 1668 और 1698। इनके फाउंडर का नाम भी हम देखेंगे। चेन्नई के फाउंडर का नाम है फ्रांसिस डे, मुंबई के फाउंडर का नाम है गेराल्ड ऑंगियर और कलकत्ता के फाउंडर का नाम है जॉब चार्नोक। बात करते हैं आगे। तो 1717 की बात है। एक डेलीगेशन आता है ब्रिटिशर्स की तरफ से ट्रेड रिबेट्स में और छूट पाने के लिए, जिसके हेड तो होते हैं सर जॉन सरमन, परंतु इसमें एक डॉक्टर हैमिल्टन नाम के व्यक्ति होते हैं जो उन दोनों फर्रुखशेयर की जो बीमारी है उसे ठीक करते हैं। इसी से खुश होकर फर्रुखशेयर जो हैं इन्हें काफ़ी अच्छे ट्रेड रिबेट्स देते हैं, जिसमें से फेमस है एक तो बंगाल का ट्रेड रिबेट, जिसमें सिर्फ 3000 रुपये ईयरली ब्रिटिशर्स को बंगाल को देने पड़ते हैं और पूरे साल वो फ्री ट्रेड्स कर सकते हैं। सेम टू सेम सूरत में भी इन्हों सिर्फ 10,000 रुपये ईयरली देने पड़ते हैं। इन्हें बॉम्बे टक्साल को मान्यता मिल जाती है ब्रिटिशर्स की, और ये कलकत्ता के आसपास जो है ज़मीन खरीदने की इन्हें छूट मिल जाती है। और इतिहासकार ऑन ने इसी को इतिहास में मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी कहा है। बात करते हैं डैनिश की। डैनिश 1616 के अंदर भारत आते हैं। डैनिश का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहता। ये उसी साल अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भी बनाते हैं। ये श्रीरामपुर में अपना एजुकेशन सेंटर कह सकते हो या मेन सेंटर है वो श्रीरामपुर या सोरामपुर बंगाल के अंदर आता है, वहाँ बना देते हैं। 53 में इन्हें आभास हो जाता है कि भारत में कभी भी रेवोल्यूशन हो सकता है, तो अपने जितने भी बिजनेस प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो ब्रिटिशर्स को बेच के अपने देश डेनमार्क लौट जाते हैं। बात करते हैं फ्रांसीसियों की। तो ये 1664 में ऑफिशियली भारत में एंटर करते हैं और इसी साल अपनी कंपनी भी इस्टेब्लिश करते हैं। ये पहली कंपनी होती है जो गवर्नमेंट कंट्रोल होती है। अभी तक की जो भी ईस्ट इंडीज़ कंपनी होती है वो सब प्राइवेट होती है। मिस्टर कॉलबर्ट का नाम हम याद रखेंगे। इनके प्रयासों से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इस्टेब्लिश होती है।
फ्रेंच की हम बात करेंगे तो पहली फैक्ट्री उनकी सूरत में होती है, दूसरी मसूलीपट्टनम में होती है। ब्रिटिशर्स में इसका उल्टा था, ब्रिटिशर्स की जो टेम्पररी पहली फैक्ट्री होती है वो मसूलीपट्टनम में होती है और दूसरी फैक्ट्री जो होती है वो सूरत में होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे जो फ्रेंच है वो शेर खान लोदी जो वाटिकोंडम के गवर्नर होते हैं उनसे पुदुचेरी गांव खरीदते हैं, और फ्रैंको मार्टिन नाम के जो व्यक्ति हैं वो यहीं पर फोर्ट लुई बनाते हैं। बात करते हैं कार्नेटिक वॉर्स की, तो ये होते हैं फ्रेंच के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में। ये इनका मेन रीज़न तो ये होता है कि उन दोनों यूरोप में भी ब्रिटिशर्स और फ्रेंच आपस में लड़ रहे होते हैं, और वही चीज़ भारत में भी चल रही होती है। कार्नेटिक की राजधानी होती है अर्काट। बात करते हैं फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की, तो 1746 में होता है, 1748 में समाप्त हो जाता है। इसका मेन रीज़न तो होता है ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। ऑस्ट्रिया यूरोप में एक जगह का नाम है, एक देश का नाम है, जहाँ के उत्तराधिकार को लेकर फ्रेंच और ब्रिटिश आपस में लड़ते हैं। परंतु भारत में इसके तात्कालिक कारण ये होते हैं कि वॉर्नेट नाम का जो व्यक्ति है वो फ्रेंच की शिप को जो है कैप्चर कर लेता है। बदले में फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले हैं, मॉरिशस के लाभ उड़ने की मदद से ब्रिटिशर्स के मद्रास को कैप्चर कर लेते हैं। इसी के साथ मद्रास वाले कर्नाटक के नवाब जो होते हैं अनवरुद्दीन, उनके पास जाते हैं हेल्प के लिए, और इसी के साथ शुरू होता है बैटल ऑफ अडियार 1746 में, जहाँ एक तरफ तो ब्रिटिशर्स की तरफ से अनवरुद्दीन लड़ते हैं और फ्रेंच में डुप्ले की तरफ से पैराडीस लड़ते हैं। अनवरुद्दीन खुद नहीं जाते, वह अपने सेनापति महफूज खान को भेजते हैं, और यहाँ पर फ्रेंच की जीत होती है। और इसी के बाद जर्मनी में जो एक्सला शापिल संधि होती है उसी के साथ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर ख़त्म होता है, और उसी ट्रीटी के तहत मद्रास जो है वापस ब्रिटिशर्स को दे दिया जाता है। बात करते हैं सेकेंड कार्नेटिक वॉर की। ये 1749 में स्टार्ट होकर 54 तक चलता। इसका मेन रीज़न तो होता है इंडियन स्टेट्स के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, जहाँ कर्नाटक और हैदराबाद होते हैं। अनवरुद्दीन होते हैं कर्नाटक के नवाब, और नाज़िर जंग होते हैं हैदराबाद के निज़ाम। वहीं चंदा साहब जो होते हैं अनवरुद्दीन के ब्रदर इन लॉ होते हैं, ये क्या फ्रेंच के साथ मिलकर अनवरुद्दीन की हत्या कर देते हैं और वहाँ के नवाब बन जाते हैं। वहीं मुजफ्फर जंग फ्रेंच के साथ मिलकर नासिर जंग की हत्या कर देते हैं और वहाँ के निज़ाम बन जाते हैं, और इन्हीं सबको कहते हैं हम बैटल ऑफ अम्बूर। इसी के रिस्पेक्ट में जो डुप्ले को है कृष्णा नदी का साउथ पार्ट दे दिया जाता है मुजफ्फर जंग द्वारा, और जो हैदराबाद में है फ्रेंच द्वारा उसी के लीडरशिप में एक आर्मी जो है इस्टेब्लिश कर दी जाती है। कुछ टाइम बाद रॉबर्ट क्लाइव आते हैं ब्रिटिशर, और अर्काट जीत लेते हैं, जिसके बाद डुप्ले को तो वहाँ फ्रेंच का गवर्नर हटा दिया जाता है। गोडेहू नाम के व्यक्ति को नया फ्रेंच गवर्नर बनाया जाता है। गोडेहू भारत की परिस्थितियों से ज़्यादा कुछ परिचित नहीं होते हैं, इसी के साथ जो फ्रेंच है दिन ब दिन कमज़ोर होते जाते हैं, और गोडेहू अंग्रेज़ों के साथ पौंडीचेरी की संधि करते हैं, और यहीं जो है युद्ध समाप्त होता है। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड कार्नेटिक वॉर की। थर्ड कार्नेटिक वॉर को 7 ईयर्स वॉर भी कहते हैं। 1756 में स्टार्ट होकर ये 63 तक चलता है। इसका मेन रीज़न होता है कैप्चर कनाडा, मतलब कि कनाडा को अधिकृत करने के लिए जो फ्रेंच और इंग्लैंड के बीच में लड़ाई चलती है उसे ही हम थर्ड कार्नेटिक वॉर कहते हैं। भारत में इसके पैरेलल चलता है बैटल ऑफ वांडीवाश 1760 के अंदर, जिसमें ब्रिटिशर्स की तरफ से आयरकुट लड़ते हैं और फ्रेंच की तरफ से लाली लड़ते हैं। यहाँ ब्रिटिशर्स की जीत होती है और ब्रिटिशर्स फ्रेंच से पुडुचेरी एक्वायर कर लेते हैं, और ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ ही वॉर एंड होता है। ब्रिटिशर्स यहाँ पुडुचेरी, इंडिया और कनाडा तीनों में ही ब्रिटिशर्स की जीत होती है। हमारा अगला टॉपिक था पोस्ट मुगल एरा, जहाँ हम बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह द्वितीय तक पढ़ेंगे। बहादुर शाह प्रथम की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल 1707 से 1712 था। इनका रियल नेम तो मुअज्जम था। ये बैटल ऑफ जजऊ के अंदर अपने भाई आजम को मारकर ही वहाँ के बादशाह बनते हैं। ये किंग जोधपुर अजीत सिंह के साथ और सिख गुरु गोविंद सिंह के साथ भी संधि करते हैं। सिख गुरु गोविंद सिंह इनकी जजऊ बैटल में हेल्प भी करते हैं। बात करते हैं जहादर शाह की, तो ये जुल्फ़िकार की मदद से जो है राजा बनते हैं, और बाद में जुल्फ़िकार को उनको ही अपना वज़ीर अपॉइंट कर देते हैं। ये इनके दरबार में लालबाई नाम की जो महिला होती है वो डांसर होती है और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के अंदर काफ़ी इंटरफेयर करती है। बाद में जहादर शाह इनसे शादी भी कर लेता है, और इन्हीं सब हरकतों की वजह से इतिहास में जहादर शाह को लंपट मुर्ख के नाम से भी जाना जाता है।
ज़्यादा शाह की मृत्यु सैयद ब्रदर्स द्वारा हो जाती है। सैयद ब्रदर्स हिंदू मुस्लिम होते हैं, जिसके अंदर बड़ा भाई का नाम अब्दुल्ला होता है, छोटे भाई का नाम हुसैन अली खान। इन्हीं की मदद से फ़र्रुखशियर जो हैं नए मुग़ल बादशाह बनते हैं। इनका कार्यकाल 1713 से 1719 होता है। ये बड़े भाई अब्दुल्ला को तो वज़ीर और छोटे भाई को मीर बख्शी की उपाधि देते हैं। उपाधि नहीं देते, पद देते हैं। मीर बख्शी आर्मी चीफ और वज़ीर कमांडर का पद दे देते हैं। बात करते हैं तो फ़र्रुखशियर कहने को राजा होते हैं, बाकी रियल पावर्स तो सैयद ब्रदर्स के पास ही होती हैं। फ़र्रुखशियर जो है सिख लीडर बंदा बहादुर को मार देते हैं। इतिहास में बड़ी क्रूरता से मारा जाने वाले में से बंदा बहादुर का नाम भी आता है। इनका रियल नेम लक्ष्मण देव होता है। बंदा बहादुर कौन होते हैं? गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जो अगले व्यक्ति सिख को लीड करते हैं, उनका नाम है बंदा बहादुर। बात करते हैं फ़र्रुखशियर की, तो इनकी बाद कुछ टाइम बाद सैयद ब्रदर्स से बननी कम हो जाती है और सैयद ब्रदर्स जब बालाजी विश्वनाथ मराठा और अजीत सिंह जोधपुर के साथ मिलकर फ़र्रुखशियर की हत्या कर देते हैं। इतिहास में फ़र्रुखशियर को ग्रंथकायर के नाम से जाना जाता है। इसका भी रीज़न यही है कि वो जो बंदा बहादुर है उन्हें बड़ी क्रूरटी से मारते हैं। बात करते हैं अगले राजा, तो रफ़ीउल दरजात और रफ़ीउल दौला, ये दोनों भी सैयद ब्रदर्स की मदद से ही दिल्ली के बादशाह बनते हैं। इनका दोनों का कार्यकाल छोटा होता है। बात करते हैं रफ़ीउल दरजात की, तो इनकी दो बात है। एक तो ये मराठा के साथ संधि करते हैं और इनका सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड होता है पूरे मुग़ल काल के अंदर। इनको टीबी बीमारी भी होती है। बात करते हैं मोहम्मद शाह रंगीला की, ये भी सैयद ब्रदर्स की मदद से ही बनते हैं। और जो रंगीला होता है उनका रियल नेम रोशन अख्तर होता है। चिनकिलज खान हैदराबाद के जो नवाब होते हैं, वो जो सैयद ब्रदर्स हैं उनकी हत्या कर देते हैं। और इसी के बाद खूब सारे नए स्टेट्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं, जिसमें से हम देखेंगे कि हैदराबाद के चिनकिलज खान, अवध के शादत खान, बंगाल के मुर्शिद कुली खान, कर्नाटक के सादत उल खान, भरतपुर के बदन सिंह, रोहिलखंड के अली मोहम्मद खान और वीर दाऊद। इसी के बाद पेशवा बाजीराव दिल्ली आते हैं घुड़सवारों के साथ, लड़ते हैं युद्ध और रंगीला वहाँ से भाग जाता है। फिर अटैक होता है नादिर शाह का। ये काफ़ी भयंकर अटैक होता है जिसके अंदर काफ़ी नुकसान किया जाता है दिल्ली को। बात करते हैं बैटल ऑफ करनाल की, तो नादिर शाह द्वारा अटैक है, उसे बैटल ऑफ करनाल कहते हैं। 24 फरवरी 1739 को होता है। इसमें नादिर शाह जीतते हैं और वहाँ से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन ले जाते हैं। इसके बाद ही नादिर शाह के सेनापति अहमद शाह अब्दाली जो है वो दिल्ली पर आक्रमण करते हैं, परंतु इस बार आक्रमण जो रंगीला द्वारा है विफल कर दिया जाता है। नादिर शाह अहमद शाह को दुरानी की उपाधि देते हैं और उसी के बाद ही डायनेस्टी ऑफ अब्दाली यानी अब्दाली के जो वंश है वो दुरानी वंश से जाने जाते हैं। बात करते हैं अगले बादशाह अहमद शाह। ये अहमद शाह अब्दाली नहीं है, ये अलग अहमद शाह है। इनके दरबार में भी उदम बाई नाम की जो होती है महिला, वो भी काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में इंटरफेयर करती है। अब सफदरगंज जो अवध के नवाब होते हैं, उनकी हैदराबाद के निज़ाम इमाद उल मुल्क से बनती नहीं है और जो वहाँ के राजा होते हैं, बादशाह होते हैं दिल्ली के अहमद शाह, वो सफदरगंज को है वहाँ का वज़ीर अपॉइंट करते हैं। इसी बात से नाराज़ होकर इमाद उल मुल्क जो है अहमद शाह को अंधा बनाकर सलीमगढ़ फोर्ट दिल्ली के अंदर कैद कर लेते हैं और आलमगीर द्वितीय को वहाँ का नया बादशाह अपॉइंट कर देते हैं। परंतु आलमगीर द्वितीय की भी कुछ टाइम बाद सफदरगंज से अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिसे देखकर इमाद उल मुल्क आलमगीर को भी बड़े दरबार में मार देते हैं और शाह आलम द्वितीय को वहाँ का नया रूलर अपॉइंट कर देते हैं, जो शुजाउद्दौला और मीर कासिम के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ बैटल ऑफ बक्सर भी लड़ते हैं 1764 के अंदर। ये हम आगे पढ़ेंगे वापस। बाद में ट्रीटी होती है इनकी इलाहाबाद की संधि ब्रिटिशर्स के और शाह आलम द्वितीय और ब्रिटिशर्स जो है शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि करते हैं, वहाँ उनकी और उन्हें पेंशन देते हैं। महाजी सिंधिया नाम के जो व्यक्ति हैं वो शाह आलम द्वितीय की मदद करते हैं, उन्हें पुनः दिल्ली लाकर वहाँ का दरबार बादशाह बना देते हैं। वहाँ गुलाम कादिर रोहिला नाम के व्यक्ति जो हैं वो शाह आलम द्वितीय को अंधा करके उन्हें जेल में डाल देते हैं। पुनः जब महाजी को ये बात पता चलती है तो वो गुलाम कादिर की हत्या करके पुनः शाह आलम द्वितीय को वहाँ का राजा बना देते हैं। इसके बाद ब्रिटिशर्स आते दिल्ली, वो उसे एक्वायर कर लेते हैं और शाह आलम द्वितीय की वहाँ भी पेंशन स्टार्ट कर देते हैं। अकबर टू जो है वो पहले राजा हैं जो ब्रिटिशर्स द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और यही हम कहेंगे कि जो पहले राजा अपॉइंट होते हैं तो जो मुग़ल कॉइन्स होते हैं वो इन्हीं के टाइम बैन हो जाते हैं। अकबर टू जो है राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि देते हैं। ये राजा राम मोहन रॉय अकबर टू की पेंशन को इंक्रीज़ करने के लिए
क्राउन के पास भी जाते हैं, परंतु रास्ते में ब्रिस्टल नामक जगह पर इनकी 1833 में मृत्यु हो जाती है। बात करते हैं अगले अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की। तो ये जफ़र नाम से कविताएं लिखते थे। 1857 के रेवोल्यूशन में भी इन्होंने भाग लिया था और बाद में इन्हें रंगून भेज दिया जाता है, जहाँ इनकी 1862 में डेथ हो जाती है। बात करते हैं आज के टॉपिक बंगाल की। बंगाल के फाउंडर है, उनका नाम है मुर्शिद कुली खान। ये मुर्शिदाबाद को अपनी कैपिटल बनाते हैं। इनके बाद सरफराज खान जो है बंगाल के अगले नवाब बनते हैं, जो कि बैटल ऑफ गिरिया के अंदर अलीवर्दी खान से लड़ते हैं और वहाँ मारे जाते हैं। अलीवर्दी खान जो है बंगाल के अगले नवाब बनते हैं और ये पहले से ही बिहार के गवर्नर होते हैं। और मुर्शिद कुली खान जो बंगाल के फाउंडर होते हैं, उनके काफ़ी वफादार होते हैं। ये यूरोपियन टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। उनका मानना है यूरोपियन टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी होती है, परंतु ये यूरोपियंस को है वो मधुमक्खी की तरह कंपेयर करते हैं, यानी अगर उनसे बना के रखेंगे तो हमें शहद यानी फ़ायदा देंगे, परंतु उन्हें छेड़ेंगे तो हमें काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बात करते हैं बंगाल के अगले नवाब सिराजुद्दौला की। तो वो अलीवर्दी खान के दोहिते हो यानी उनकी बेटी के बेटे होते हैं। इनके कुछ आसपास के लोग उनके खास ही उनके जो है ओपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से एक है उनकी मौसी घसीटा बेगम, दूसरे हैं मीर कासिम उनके खुद के सेनापति, तीसरे हैं शौकतगंज पूर्णिया के नवाब और चौथे वहाँ के फेमस व्यापारी जगत सेठ। सिराजुद्दौला की ब्रिटिशर्स से कुछ खास नहीं बनती। इसके कुछ रीज़न है। एक, ब्रिटिशर्स जो है दस्तक का मिसयूज़ करते हैं। दस्तक वही है जो फ़ारूक शेर 3000 ईयरली में जो ट्रेड रिबेट्स देते थे, वही उन्हीं का जो मिसयूज़ है ब्रिटिश द्वारा किया जाता है, जिस बात से सिराजुद्दौला खुश नहीं होते हैं। दूसरा, जो बंगाल के ओपोनेंट्स होते हैं, जो बंगाल के दुश्मन होते हैं, उन्हें कंपनी द्वारा रेफ्यूजी किया जाता है, यानी उनकी मदद की जाती है। तीसरा, जो ब्रिटिशर्स हैं वो फोर्ट विलियम की किलेबंदी करते हैं, यानी उसे दिन ब दिन और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाते जा रहे हैं। इन सब के बावजूद एक बार की बात है, सिराजुद्दौला जो है कासिम बाज़ार में घूमने जाता है और वहीं निरीक्षण के दौरान एक फैक्ट्री में जाता है, परंतु उन्हें वहाँ निरीक्षण के लिए मना कर दिया जाता है। इसी से नाराज़ होकर सिराजुद्दौला कलकत्ता पर आक्रमण करते हैं और वहाँ का नाम बदलकर अलीनगर कर देते हैं। बात करते हैं फोर्ट विलियम्स की। तो सिराजुद्दौला उस पर अधिकार कर लेते हैं, परंतु वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं रॉजर ड्रैक, वो वहाँ से छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं और फुल्टा द्वीप उड़ीसा आ जाते हैं। और माणिकचंद नाम के व्यक्ति को, जो सिराजुद्दौला है, वहाँ का न्यू एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर देते हैं। बात करते हैं ब्लैक हॉल ट्रेजेडी की। तो ये 20 जून 1756 में होती है। इसमें 146 ब्रिटिशर्स को जो है सिराजुद्दौला द्वारा कैद करके जेल में डाल दिया जाता है, जिसमें से सुबह तक सफोकेशन की वजह से 123 लोग मर जाते हैं। इस बात का जानकारी देते हैं सुबह तक जिंदा बचे लोगों में से एक हॉलवेल। इसी के चलते रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वॉटसन मद्रास से बंगाल आते हैं और माणिकचंद को रिश्वत देकर फोर्ट विलियम्स पुनः अपने कब्जे में कर लेते हैं। इसी के साथ रॉबर्ट क्लाइव जो है सिराजुद्दौला के साथ अलीनगर की संधि करते हैं, जिसके अंदर 3 पॉइंट्स तो ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में होता है, यानी एक तो ब्रिटिशर्स को युद्ध हर जाना मिलता है, दूसरा वो फोर्ट विलियम्स का जो फोर्टिफिकेशन यानी किलेबंदी कर सकते हैं, तीसरा दस्तक का अधिकार जो है उन्हें पुनः दिया जाता है। बदले में ब्रिटिशर्स जो बंगाल के ओपोनेंट्स होंगे उन्हें कभी भी शेल्टर, आश्रय या फिर रेफ्यूजी नहीं बनाएंगे। कुछ समय बाद बंगाल की और ब्रिटिशर्स की नई बनती है, जिसके साथ शुरू होता है बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 के अंदर, जिसमें एक तरफ होते हैं सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ होते हैं ब्रिटिशर्स। सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ते हैं मीर जाफ़र, जो उन्हें धोखा देकर ब्रिटिशर्स की तरफ मिल जाते हैं। ब्रिटिशर्स की तरफ से जो 2 व्यक्ति लड़ते हैं, एक तो है रॉबर्ट क्लाइव, एक है आयरकूट हम पहले भी पढ़ते हैं, जो बैटल ऑफ वांडीवॉश में ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ते हैं फ्रेंच के लाली के खिलाफ। आगे हम देखेंगे तो मीर जाफ़र जो है सिराजुद्दौला को धोखा देते हैं और ब्रिटिशर्स की तरफ मिल जाते हैं, परंतु 3 जो लोग होते हैं मीर मदान, मोहनलाल और फ्रांसीसी, जो हैं सिराजुद्दौला की तरफ वफादार रहते हैं और बैटल लड़ते हैं और मारे जाते हैं। मीर मदन जो मीर जाफ़र के बेटे होते हैं, मीर मिरन, वो सिराजुद्दौला की हत्या कर देते हैं और क्लाइव जो है मीर जाफ़र को नया बंगाल का गवर्नर, बंगाल का नवाब बना देते हैं। इनका कार्यकाल होता है 1757 से 1760 और बाद में ये 63 से 65 भी बंगाल के दूसरी बार नवाब भी बनते हैं। आगे हम देखेंगे इन्हें ब्रिटिशर्स की कुतपुतली भी कहा जाता है, रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है। इन्हीं के बाद बंगाल के अगले नवाब जो बनते हैं उनका नाम है मीर कासिम।
ये मीर ज़फ़र के दामाद भी होते हैं और बंगाल के सेनापति भी होते हैं। ये अपनी कैपिटल मुंगेर बनाते हैं। ये ब्रिटिशर्स को 24 परगने भी देते हैं, परंतु कुछ समय बाद ये मुंगेर में अपने आर्टिलरी यानी हथियार खाना इस्टेब्लिश करते हैं। और जो ब्रिटिशर्स टैक्स में हेराफेरी करते थे तो बंगाल को ट्रेड फ्री बना देते हैं, टैक्स फ्री बना देते हैं, जिससे ब्रिटिशर्स को काफ़ी नुकसान होता है। इसी से ब्रिटिशर्स नाराज़ होकर बैटल ऑफ बक्सर होता है, जिसमें 22 अक्टूबर 1764 के अंदर, जिसमें एक तरफ तो होते हैं मीर कासिम, दिल्ली के शाह आलम द्वितीय और अवध के शुजा-उद-दौला। ब्रिटिशर्स की तरफ से बैटल ऑफ बक्सर लड़ने वाले व्यक्ति हैं हेक्टर मुनरो। मीर कासिम तो वहाँ से भाग जाता है, परंतु शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला जो है ब्रिटिशर्स के साथ आ जाते हैं। इन्हीं के साथ संधि के लिए रॉबर्ट क्लाइव को जो है लंदन से यहाँ बुलाया जाता है, और वो इन्हीं के साथ होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में पहली ट्रीटी होती है वो तो होती है शाह आलम द्वितीय के साथ 12 अगस्त 1765 के अंदर, जिसके अंदर जो भी दीवानी राइट्स होते हैं, राइट्स तो होते हैं दीवानी और फौजदारी। दीवानी होते हैं पर्सन वर्सेस पर्सन और फौजदारी होते हैं पर्सन वर्सेस स्टेट। तो जो दीवानी राइट्स होते हैं कंपनी के, उसमें से बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों के दीवानी राइट्स जो है कंपनी को वापस दे दिए जाते हैं। इसके अलावा जो शाह आलम द्वितीय है उसे 26 लाख रुपए ईयरली पेंशन भी चालू कर दी जाती है। तीसरी बात, ये इलाहाबाद और कोरा नाम की जो जगह है, कड़ा, इलाहाबाद और कड़ा नाम की जो जगह है, वो शाह आलम द्वितीय को देने की घोषणा की जाती है। इसी संधि के 4 दिन बाद होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद सेकेंड, 16 अगस्त 1765 के अंदर। ये होती है शुजा-उद-दौला के साथ, जहाँ इलाहाबाद और कड़ा ये दोनों हैं, शुजा-उद-दौला से लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दी जाती है। इसके बाद शाह आलम से 50 लाख रुपए वॉर कंपनसेशन भी वसूला जाता है, और अवध के अंदर जो सिक्योरिटी राइट्स हैं वो एंड कर दिए जाते हैं अवध शुजा-उद-दौला के, और ब्रिटिश रेजिमेंट है जो अवध में अपॉइंट कर दी जाती है। इसके बाद ब्रिटिशर्स मीर जाफ़र को पुनः बंगाल का नवाब अपॉइंट कर देते हैं दूसरी बार। इनका कार्यकाल दूसरा होता है 63 से 65 का। इसके बाद मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद इनके जो पुत्र हैं निज़ामुद्दीन, उन्हें बंगाल का नया नवाब बनाया जाता है। बंगाल के नवाब में जो लास्ट नवाब होता है उनका नाम होता है मुबारक-उद-दौला। बंगाल में जो द्वैध शासन लागू करने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है रॉबर्ट क्लाइव, और वहीं 1772 के अंदर वॉरेन हॉस्टिंग द्वारा यही डायराइट की द्वैध शासन जो है समाप्त कर दिया जाता है। आज के लिए इतना ही। कल हमारा अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम मराठा। थैंक यू।